चलिए जाए हम लोग देखते हैं म्यूजिक के क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था और बहुत ही मस्त सीरीज है भाई। अगर आप स्टेट का TRE 3 का TRE 4 का अगर आप म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी में, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना पूरा अच्छा क्वेश्चन है भाई। मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है जो कीजिएगा लगेगा कि नहीं भी ऐसा TRE 2 का एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि संगीतांजलि के लेखक कौन है। संगीतांजलि के लेखक कौन? तो दोस्तों इसमें से हम लोग का ऑप्शन है संगीतांजलि लेखक कौन, तो इसमें से ऑप्शन है महाराणा कुंभा, अहोबल और ओमकार नाथ ठाकुर जयदेव। देखिए दोस्तों, ओमकार नाथ ठाकुर संगीतांजलि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग ओमकार नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर 3। इसका रेफरेंस भी कितना अच्छा से दिया गया है, इससे ये पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या उसके बारे में जुड़ा हुआ कुछ जो बातें रहेगी वो सारे हम लोग पता कर लेंगे इसमें। चलिए देखते हैं क्या है। तो बोलता है कि संगीतांजलि के लेखक ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं संगीत शिक्षार्थी थे, मतलब शिक्षा भी देते थे और प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। ठीक है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का संबंध ग्वालियर संगीत के घराने से था। ठीक है। पंडित ओमकार नाथ, इसको याद रखिएगा कि किस घराने से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर संबंध रखते हैं, तो ग्वालियर घराने से। कहां से? ग्वालियर घराने से। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने वर्ष 1934 ईस्वी में बम्बई में संगीत निकेतन की स्थापना की। 1934 ईस्वी में बम्बई में संगीत निकेतन की स्थापना की। ठीक है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत मार्तंड, संगीत महामहोदय, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर अधिकतर रचनाओं में प्रणव शब्द अर्थात प्रणव भारती, राग प्रणव, मतलब इस तरह के बुक रहता था। ठीक है। जब प्रणव याद रखिएगा, प्रणव एक की पॉइंट हो गया, इसको पकड़ के आप ये समझ सकते हैं कि प्रणव जिसमें जुड़ा हुआ रहेगा ओमकार नाथ ठाकुर रचना हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य सप्तक के सरज की आंदोलन संख्या क्या है। मध्य सप्तक के सरज मतलब कि सप्तक कितने प्रकार के? सप्तक 3 प्रकार के। कौन कौन? मंद्र हो गया, दूसरा हो गया मध्य हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? तार सप्तक का। तीसरा कौन सा हो गया? तार सप्तक हो गया। तो मध्य सप्तक के सा का जो आंदोलन संख्या है वो 240 है। कितना है? 240। अगला क्वेश्चन में देखें। अच्छा, इसका अथी देख लेते हैं, रेफरेंस देख लेते हैं कि मध्य सप्तक के सरज की आंदोलन संख्या 240 है। ठीक है। सप्तक ऑक्टिव से अभिप्राय संगीत में प्रयुक्त 7 स्वरों, सारे गाँव पता नहीं चल। ठीक है। मध्य सप्तक, तार सप्तक देख लिए। मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टिव में, ये पाश्चात्य में ऑक्टिव बोलते हैं इसको। ठीक है। में प्रयुक्त स्वरों का सर्वाधिक उपयोग होता है। मध्य सप्तक की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक, अच्छा यहाँ बढ़िया से समझ लीजिए, बोलता है कि मध्य सप्तक के आंदोलन संख्या से मध्य सप्तक की जो आंदोलन संख्या स्वर का है उसका दुना होगा। वहीं पर मध्य सप्तक से तार सप्तक की जो आंदोलन संख्या है मध्य सप्तक से दुना होगा तार सप्तक का। ठीक है। इसीलिए उसका आवाज ऊंचा रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हम लोग का है कि आंदोलन, वाइब्रेशन, किसी संगीत उपकरण, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बजाते समय जो कंपन उत्पन्न होता है वह आंदोलन कहता है। प्रत्येक स्वर की आंदोलन पूर्व स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक होता है। ठीक है। ये तो हम लोग देख लिए। प्रत्येक स्वर बोलता है पूर्व स्वर, मतलब जो सारेगा पदनिसा बोलते हैं, इसके पूर्व स्वर से अगला वाला जो आंदोलन संख्या है वो अधिक हो, तभी तो उसका आवाज ऊंचा रहता है कि नहीं? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन थे। राग तरंगिणी के लेखक, दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। जब ये राग तरंगिणी की बात हो तो यहाँ पर आ जाएगा पंडित लोचन जी आ जाएंगे। पंडित लोचन कौन आ जाएगा? पंडित लोचन। बृहद देशित मातंग मुनि हो जाएगा। देखते हैं क्या बोलता है। राग तरंगिणी लेखक लोचन है। यह ग्रंथ उत्तर भारत के संगीत पर प्रकाश डालने वाले प्रमाणिक ग्रंथों में से एक है। ठीक है। राग तरंगिणी में सर्वप्रथम थाट का वर्गीकरण किया गया, मतलब राग तरंगिणी में ही सर्वप्रथम थाट का उल्लेख किया गया। ठीक है। वर्तमान में प्रचलित शास्त्रीय संगीत में
इसी थाट राग पद्धति का उपयोग किया। मतलब अभी 10 गो थाट, अभी कुल कितना है, वैसे 12 है, पर अभी 10 थाट प्रचलित में है, 10 थाट प्रचलित में, जो पंडित भातखांडे जी ने इसको व्यवस्थित किया था। इस 10 थाट जो बना है वो इसी राग तरंगिणी के सिद्धांत को यूज करके ये 10 गो थाट बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि संगीत में कुल स्वर होते हैं, मतलब कुल कितने स्वर होते हैं। यहाँ हमेशा लोग कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ अगर क्वेश्चन रहता कि संगीत में कुल कितने शुद्ध स्वर होते हैं, तब कितना मारते हैं, 7। अब बोल रहा है कुल कितने स्वर हैं, तो कितना हो गया भैया, 12 कुल स्वर है। कुल स्वर कितना हो गया, 12। ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बोलता संगीत में कुल स्वरों की संख्या 12 होती है। एक निश्चित ऊंचाई के आवाज को स्वर की संज्ञा दी जाती है। एक स्वर की ऊंचाई से दुगुनी ऊंचाई के स्वर के मध्य जो संगीत उपयोगी ध्वनियां होती है उन्हें श्रुति कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या 22 है। श्रुति की संख्या कितना है, ये तो भूलने वाला है नहीं। जो श्रुति की संख्या कितना है, 22 है। इन्हीं निश्चित श्रुतियों पर 7 शुद्ध स्वर विद्यमान होते हैं, जिन्हें सा रे ग म प ध नी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक सप्तक में कोमल, शुद्ध व तीव्र स्वरों को मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। तो एक सप्तक क्या होगा, 3 हो गया सप्तक। तो देख लिए इधर इसमें सप्तक में 7 गो सुर जो होता है उसका भी 3 गो रूप हो गया। एगो हो गया तीव्र स्वर, जिसमें 21 गो है तीव्र स्वर, म, उसके ऊपर में डंडा देकर के डिनोट करते हैं। उसके बाद हो गया कोमल, जो आता है रे ग ध और नी। ये चारों स्वर ऐसा हो गया जो कोमल स्वर कहलाता है। अच्छा, कोमल स्वर और तीव्र स्वर में अंतर क्या है, ये देखिए जो शुद्ध स्वर है, शुद्ध स्वर के बाद जो स्वर आए उसको तीव्र बोले। नहीं बोलता है कि हमरा कितना तीव्र, हम लोग तीव्र बोल रहा है, तो मतलब शुद्ध स्वर के बाद जो स्वर आए उसको हम लोग तीव्र कहेंगे, और जो शुद्ध स्वर से पहले जो स्वर आए उसको हम लोग कोमल कहेंगे, मतलब उसी का रूप। ठीक है, तो हम लोग रे जो है, शुद्ध रे के पहले स्वर रहता है हारमोनियम पटरी में अगर देखिएगा तो, इसीलिए इसको हम लोग कोमल कहेंगे। और वही म जो है, ये म तीव्र। अच्छा, प्राचीन काल में इसको शुद्ध कहा जाता था, और शुद्ध म जिसको बोलते हैं उसको तीव्र कोमल म कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में तो बदल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है। मेरे दोस्त आप गौर कर रहे होंगे कि क्वेश्चन हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और कितना अच्छा सा क्वेश्चन आपको समझाते हुए करते जा रहे हैं। तो आपका भी जिम्मेदारी थोड़ा सा बनता है कि लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई हम इतना अच्छा से बना रहे हैं, आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन धराधर पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से मेरा मोटिवेशन दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है, मतलब शुद्ध म का भी और तीव्र म का भी। ठीक है, ये मारू भ्याग हो गया, बसंत हो गया, परज हो गया, केदार हो गया, तो इसमें बसंत राग आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बसंत हो गया। बसंत राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ललितांग में बसंत राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है। ठीक है, बसंत राग मध्य एवं तार सप्तक में अधिक गाया जाता है। मध्य एवं अर्थात उत्तरांग प्रधान राग है बसंत। बसंत में एक बहुत अच्छा बंदिश था, ध्यान से उत्तर रह दीजिए। राग मुख्य बसंत ऋतु में गाया था। अच्छा, बसंत राग जो है मुख्यतः बसंत ऋतु में आया, जैसे अभी मौसम आने वाला बसंती हवा में बसंती, मतलब अभी जो बसंती हवा चलने वाली समय, तो इसी समय अधिकतर गाया जाता है। ठीक है, बसंत राग में श्रृंगार रस एवं विरह रस की बंदिशें दृष्टिगत है। श्रृंगार रस और विरह रस मतलब व्यथा, कोई दुख जो बताइएगा तो भी ये इसमें बहुत अच्छा बंदिश जचता है। ठीक है, अच्छा, बसंत राग की बंदिशें आचार्य विश्वनाथ राव रिंगे तरंग द्वारा रचित पुस्तक आचार्य तन रंग की बंदिशें भाग 2 में उल्लेखित है। अच्छा, बसंत राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पद्धति का राग है। इस राग के आरोह में 5, अवरोह में 7। इस राग को औरव संपूर्ण जाति के राग माना जाता है। मतलब आरोह में अगर 5 गो है, अवरोह में 7 स्वर है, तो ऑब्वियसली इसको कौन सा जाति मानेंगे, औरव संपूर्ण जाति का राग मानेंगे। अगला क्वेश्चन हो, सितार पर बजाई जाने वाली ध्रुत गत को क्या कहते हैं।
सितार पर बजाने वाले ध्रुत गत को। देखिए गत कितने हैं, गत 2 है। कौन है वो, मस्जिद खानी और रजा खानी। तो बोलता है सितार पर जो ध्रुत लय में बजाया जाता है उसको कौन सा गत कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं रजा खानी गत। क्योंकि मस्जिद खानी गत में कुछ कुछ नियम है, ये विलंबित लय में गाया जाता है और इसको हमेशा अगर से 3 ताले बोलेगा तो 12वीं मात्रा से हमेशा शुरू होता है। ठीक है, तो मस्जिद खानी का आविष्कार मस्जिद खान साहब किया था, इसीलिए उसके नाम पे मस्जिद खानी गत हो गया। और रजा खानी गत का आविष्कार रजा खान साहब किया था, इसीलिए उसको रजा खानी गत कहा जाता है। ठीक है, मस्जिद खानी विलंबित लय में गाया जाता है और रजा खानी द्रुत लय में। ठीक है, सितार बजाई जाने वाले ध्रुत गत को रजा खानी गत कहा जाता है। गत से अभिप्राय ताल में बंधी हुई उन रचनाओं से जो विभिन्न प्रकार के वाद्यों पर बजाई। कितना सही बताया हुआ है। गत मतलब कहा जाता है कि वह ताल में बंधा हुआ धुन जो ताल में बंधी रचनाएं जो है वाद्य यंत्र वो बजाया जाता है, जैसे सितार पर बजाया जाता है गत। ठीक है, तो रजा खानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है। लय के अनुसार इसकी प्रकृति चंचल होती। कौन, रजा खानी का, ध्यान रखिएगा। इस गत में वादक पूर्ण रूप में स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अर्थात वादक अपनी इच्छा अनुसार बजाते हैं। तान व तोड़े की पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब तान और तोड़े का प्रयोग कर सकता है, वादक के लिए एक खुली छूट मिले। लेकिन ऐसा मस्जिद खानी गत में ऐसा नहीं है भाई, उसमें थोड़ा ख्याल रखा जाता है क्योंकि 12 मात्रा से शुरू होता है, तो मतलब पूरा नियम कानून को ध्यान में रखा जाता है। इसमें थोड़ा छूट दिया गया है नियम लेकर। ठीक है, वैसे तो आजकल बजा दिया जाता है। रजा खानी को पूर्वीवाद, अच्छा पूर्वीवाद में रजा खानी कहा जाता है। पूर्वीवाद किधर हो गया अपना, जैसे कि बंगाल तरफ हो गया या असम तरफ हो गया, इसको हम लोग पूर्वी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर भारत का नक्शा देखे, अच्छा ओवरऑल मार रहे हैं, अभी में कहिएगा कि ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से ये हो गया असम हो गया, ये हो गया कर्नाटक हो गया, अरे भाई साहब यहाँ से ये हो गया, अच्छा ये हो गया, यहाँ हो गया, तब मान लो यहाँ हो गया, कैसे हो गया, चलिए कोई बात नहीं, खैर समझ में आ गया। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। अर्थात रजा खानी गत को पूर्वीवाद भी कहा जाता है, मतलब इधर के क्षेत्र को, यहाँ आ जाता है अपना बिहार, यहाँ पर यूपी आ जाता है, यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल आ गया, यहाँ कोलकाता आ जाता है, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ झारखंड आ जाता है, यहाँ उड़ीसा आ जाता है, यहाँ असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पूर्वीवाद भी कहा जाता है रजा खानी गत को। ठीक है, शहनाई किस वर्ग की बात है, इसमें तो कहने वाला बात शहनाई फूक के बजाता है, सुशीलवाद है। अच्छा शहनाई का नाम है बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम ना है भाई, बिहार का ही था। तो शहनाई का उपयोग शास्त्रीय संगीत में लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। शहनाई भारत के प्रसिद्ध सुशीलवाद में से शामिल है। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह का, आहा इसका नाम ना आए तो समझिए नहीं अधूरा है। ठीक है, सुशीलवाद यंत्रों के फूंक मारकर बजाया जाता है। यह खोखली लकड़ी की नली से निर्मित होती है, जिसमें छिद्रों के अनुनादक में वायु को 8 उंगलियों में 4 इस तरह से 4 इस तरह से रोककर संगीतात्मक ध्वनियां उत्पन्न करते। ठीक है, सुशीलवाद यंत्रों का उदाहरण बांसुरी भी हो गया, शहनाई भी हो गया, शंख भी हो गया। नहीं सॉरी, हम तो बांसुरी बजा दिए थे, ऐसे बजाया था ना शहनाई को, इस तरह से नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब देखते हैं, वीडियो देखते भाई, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब झूम जाते, मजा आता। क्या आवाज है, क्या बजाने की उसकी, क्या जो कोई राग उठाएंगे ना, क्या है दरबारी का सुनिए, बहुत मस्त बिस्मिल्लाह खान साहब, क्या बात है। तो पश्चात संगीत में सुशीलवाद यंत्रों को एरोफोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। भैरवी थाट के आधारित राग कौन है? भैरवी थाट भैरवी रे कोमल धरे सर संवाद प्रत्यप हर मिल गाये। अच्छा ये तो भैरवी राग हो गया। थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे, हाँ थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे पवर तृतीय पहर निश गाइए माल कौन का अर्ज। गए में से एक बारी, थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे पवर तृतीय पहर निश गाइए माल कौन का अर्ज। आगे समझ में, तो भैरवी थाट से कौन सा है, माल कौन सा है? थाट भैरवी वादी मसा, वादी हो गया म, संवादी हो गया
सा। तो हम लोग देख लिए थाट भैरवी वादी मासा रखिए रे पवर्ज, तृतीय पहर निसी गाइए, मतलब रात के तृतीय पर गाया था। मालकोंस का अर्ज, अगला सुनोगे। अच्छा क्या देखेंगे, वही चीज बताएगा। मालकोंस भैरवी दक्षिण भारत में, अच्छा ये देख लीजिए। मालकोंस को दक्षिण भारत में हिंदोलम कहा जाता है, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में कहा जाता है मालकोंस माल, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, मालकोंस को मालकस कंस मालकोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस राग को रात्रि के तृतीय पर गाया जाता है। यह गंभीर प्रकृति का राग है, पुरुष राग, गंभीर प्रकृति के पुरुष राग। पहला ऑप्शन देते हैं। पूर्णतः संगीतमय वेद कौन है बताइए, पूर्णतः संगीत वेद, इसमें कहना ना पड़े। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद भाई, कौन सा, सामवेद। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः संगीत वेद है, सामवेद है, शाब्दिक अर्थ गान होता है। अच्छा शाम का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, गान होता है। शाम का शाब्दिक अर्थ ही गान होता है, शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेद में संकलित मंत्र यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि के समय गायन पद्धति में पढ़े जाते थे। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र है, शेष मंत्र जो है ऋग्वेद से संकलित किए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टि जैमिनी को माना जाता है। अगला देखते हैं, बोलता सितार के पहले तार को किस स्वर में मिलाया जाता है मेरे भाई। सितार के पहले, सितार में कितना सितार में 7 गो तार, सितार में क्या होता है 7 गो तार। पहले तार को कौन से मिलाया जाता है भाई, माँ से मिलाया जाता है। कौन से, माँ से मिलाया जाता है। अच्छा इसका आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, माँ से मिलाया जाता है, ठीक है। सितार वादकों पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, सितार वादकों प्रमुख नाम। अच्छा अगर आपको सितार सुनना है तो पंडित रविशंकर साहब को सुनिएगा भाई साहब, क्या सितार। निखिल बनर्जी हो गया, उसके बाद उमाशंकर मिश्र हो गया, बंदे हसन आदि, ये सब धुरंधर है। ये सब संगीत को एक नया आयाम दिया है। और हम लोग तो इसके मतलब डर लगता है इसका नाम सुनिएगा ना, लगेगा कि हाँ क्या मेहनत है। मतलब अरे 20-20, 30-30 साल तो ये सब रियाज करते थे, मतलब सीख रहे हैं 20-20, 30-30 साल। हम लोग 2 साल सीखता बोलता गवैया हो गया। आजकल तो गजबी चल रहा है। खैर जहाँ जो चल रहा है वो ठीक है, जो जमाना था जैसा वैसा चल रहा था। सितार में 7 स्वर होता है। सितार के तार क्रमशः मंद्र म, अच्छा ये भी याद है, मंद्र म, मंद्र सा। अच्छा मंद्र म, मंद्र सा, मंद सप्तक सा। पहला ताल मंद्र म, दूसरा ताल मंद्र सप्तक के सा, दूसरा हो गया मंद्र सा, तीसरा हो गया मंद्र प, मंद्रे सप्तक के प पर, तीसरा हो गया मंद्रे सप्तक के प पे, मंद्र प, ठीक है। अगला हो गया मंद्र सा, हो गया मंद्र प अति मंद्र सा, मतलब मंद्र प अति मंद्र सा, मंद्र प मध्यम सा तथा तार सा पर मिलाया जाता है। तो हम लोग देखिए, पहला देखे मंद्र म, दूसरा देखे मंद्र सा, तीसरा देखे मंद्र पा, अंतिम वाला जो मिलाया था तार सा से मिलाया जाता है, ठीक है, तार सप्तक के साथ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर किस घराने से। पंडित रविशंकर ग्वालियर, सॉरी पंडित रविशंकर मेहर घराने से, पंडित रविशंकर मेहर घराने से। तीसरा हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पंडित रविशंकर मेहर घराने से। पंडित रविशंकर भारत एवं विश्व में सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान से सितार शिक्षा ली। उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये भी इसका भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप इसको सुन सकते हैं, अलाउद्दीन खान साहब से। पंडित रविशंकर ने अपने सितार का नाम सूरशंकर, अच्छा इसको भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अपने पंडित रविशंकर अपने सितार का नाम क्या रखा, वैसे सितार का नाम सितार रखता है, लेकिन शौक से कोई नाम रख लिया, अपने सितार का नाम सूरशंकर रख लिया। अच्छा शंकर तो इसका नाम हो गया और उसमें सूर जोड़ दिया तो सूरशंकर। पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिरदा दिरदारारा, दिरदा दिरदारारा, दिरदा दिरदारादा, दिरदा दिरदारा दादारा, मतलब ये कौन सा बोलता है, कौन सा गत का प्रयोग है। रजा खानी, फिरोज खानी, मस्जिद खानी। तो मस्जिद खानी हमेशा देखिएगा कौन सा चलता है, विलंबित में चलता है। रजा खानी बहुत फास्ट में चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मस्जिद खानी। क्या हो जाएगा, मस्जिद खानी, विलंबित चलता है, ठीक है। अगला ये क्या होता है, वाद्य यंत्र पर बजाई जाने वाली ताल है, ठीक है। दुई को है ये है मस्जिद खानी और रजा खानी है।
अच्छा, मस्जिद खानी गत का आविष्कारक मस्जिद खां को माना जाता है। इसे फिरोज खानी गत भी कहा, क्योंकि मूल नाम इसका फिरोज खां था, ठीक है, भी जाना जाता है। मस्जिद खानी गत विलंबित लय प्रधान होती है, मस्जिद विलंबित लय प्रधान, ठीक है। मस्जिद खानी गत के लिए मुखड़े 5 मात्राओं में होना अति आवश्यक है। इसकी बंदिश 12वीं मात्रा से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। पश्चिमी बाज भी कहा जाता है मस्जिद खां को, अब और राजा खानी को पूर्वी बाज कहा जाता है, और मस्जिद खानी को पश्चिमी बाज कहता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। राजा खानी गत को जो है पूर्वी बाज कहते हैं, और मस्जिद खानी गत को पश्चिमी बाज कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाजिद अली शाह का उपनाम क्या था? वाजिद अली शाह का क्या नाम था? अख्तरपिया। क्या नाम था? अख्तरपिया। ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह का अख्तरपिया उपनाम था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका रेफरेंस में कि वाजिद अली शाह का अख्तरपिया नाम था। वाजिद अली शाह अपने उपनाम अख्तरपिया नाम से ठुमरिया की रचना किया करते थे, ठीक है। इसलिए ठुमरी की उत्पत्ति का स्थल लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी के जो जनक माना जाता है, वाजिद अली शाह को माना जाता है। वाजिद अली को बहुत ज्यादा प्रचारक माना है, दरबार में माना जाता है वाजिद अली शाह, ठीक है। ठुमरी गायन के अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वाजिद अली शाह संगीत के अतिरिक्त नृत्य, साहित्य एवं कला के उत्कृष्ट प्रशंसक थे, राजा थे भाई। उसके बाद इसके दरबार में शास्त्रीय नृत्य, कथक अपना विकास एवं लोकप्रियता प्राप्त था। कथक मतलब संगीत के ही प्रेमी थे, तो संगीत में सब चीज ना आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घराने की नींव किस काल में पड़ी थी? देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें अगर सही देखिए तो मौर्य काल तो नहीं होगा, बहुत पहले हो गया मौर्य काल, ब्रिटिश काल और राजपूत काल, ये दोनों समान समय हुआ ना, इसीलिए आप लोग इसमें से कोई भी चूज सकते हैं। लेकिन अगर अभी जो आंसर इसका है राजपूत काल है। कौन सा है? राजपूत। अगला क्वेश्चन इसका रेफरेंस देख लेते हैं, घराने का नींव राजपूत काल में पड़ी थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट शैलियां घराना कहलाती है। घराना किसी क्षेत्र विशेष के संगीत की गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक होने के साथ साथ संगीत शिक्षा के पारंपरिक तरीकों, व्यक्तिगत आदतों आदि को भी प्रदर्शित करता है। आदि भारतीय संगीत के प्रमुख घराने में ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, किराना घराना, बनारस घराना, दरभंगा घराना। अच्छा, दरभंगा घराना के संस्थापक कौन आता है? राम चतुष मल्लिक को कहा जाता है। और अभी हम आज भी देख रहे थे पंडित प्रेम कुमार मल्लिक, भाई क्या ध्रुपद गाते यार। तो दरभंगा घराना को ध्रुपदिया घराना भी कहा जाता है। प्रेम कुमार मल्लिक क्या ध्रुपद गाते हैं, सुनिएगा, बहुत तगड़ा ध्रुपद गाते हैं, सुनिएगा, लगेगा भाई उस्ताद सब है। और अभी बनारस में वो अपना एकेडमी भी खोले हुए हैं और बनारस में शिक्षा दे रहे हैं। प्रेम कुमार मल्लिक, उनके 2 लड़का भी है। तो इस तरह से दरभंगा घराना का भी बहुत प्रचलित नाम रहा है, ध्रुपद गायकी। और ये डागुर बानी के जो तानसेन घराने से निकला हुआ ये घराना है, तानसेन के ही टाइम से, तो डागुर बानी को ये प्रेजेंट करते थे, ठीक है। बोलता है कि गुलू शब्द किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? गुलू शब्द, गुलू तबला से, सितार से, बांसुरी से, मृदंग से। दोस्तों ये सितार से हो जाएगा। आप देखते होंगे सरस्वती जी अगर आप अगर सितार देखते होंगे तो इस तरह से होता है, यहाँ पर इस तरह से हुआ और यहाँ पर ये इस तरह से सितार में रहता है, और उसके बाद खुट्टी लगा हुआ रहता है, फिर इस तरह से ये रहता है। तो इसी को बोला जाता है गुलू कहा जाता है, ठीक है। गुलू सब सितार से संबंधित है। गुलू से तात्पर्य सितार के ऊपर भाग है जहां सितार पर डांड व तुम्बा जुड़े हुए रहते हैं। सितार आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो ने पार्शियन वाद्य यंत्र उद के आधार पर किया था। इनका पूर्व नाम अस्पतत्रिय क्या था? क्या देखिए, अस्पतत्रिय था। अच्छा, जो भी था आप देख रहे हैं ना, समझ में आ गया ना। चलिए, उसे विकृत होकर यह सितार कहलाया। मतलब
पहले का नाम ये रखा था अस्पतत्रिय, और उसके बाद जो विकृत परिष्कृत होकर दूसरा नाम रहा, ठीक है। बोलता मियां मल्हार का थाट है। मियां मल्हार किस थाट से भाई? खमाज थाट, पूर्वी थाट, कल्याण थाट, काफी थाट। तो मियां मल्हार किस थाट से है? अक्सर ये राग में थाट और ये पोस्ट के बहुत सारे राग होता है, तो इसमें कंफ्यूजन अधिकतर होता है। तो बार बार अगर देखते रहिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये खमाज थाट से, सॉरी काफी थाट से, सॉरी काफी थाट से। कौन से थाट से? मियां मल्हार, ये काफी थाट से, याद रखिएगा। मियां मल्हार, मल्हार काफी थाट से। मियां मल्हार, अच्छा ये देखते हो, एक देखते होंगे, उस्ताद राशिद खान साहब और पंडित आज भी देख रहे थे, उस्ताद दूरदर्शन पे दिया हुआ था जुगलबंदी, उस्ताद राशिद खान साहब और पंडित यशराज, उसके और कौन था भाई, अच्छा जो भी थे बहुत बुनियाद हैं, भीमसेन जोशी, सॉरी भीमसेन जोशी जी, बहुत मस्त जुगलबंदी है। यही मियां मल्हार गाते हैं, उस मियां मल्हार भी गाते हैं, आप एक बार सुन के देखिएगा, ठीक है। मियां मल्हार की रचना तानसेन द्वारा की गई थी। यह राग वर्षा काल में वर्षा ऋतु के स्वागत में गाए जाने वाले के कारण मौसमी राग कहलाता है। इसे वर्षा काल में किसी भी समय गाया जाता है। मूलतः इसके गायन का समय दिन के तीसरा प्रहर है। दिन के तीसरा प्रहर। कौन? मियां मल्हार गायन से। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा रे और ध कोमल युक्त राग है? मतलब रे और ध कोमल युक्त, अच्छा इसमें से कौन होगा? अरे रे ध कोमल, कोमल रे और कोमल ध, भैरव हो गया। थाट कौन सा हो गया? भैरव। चलिए यही होगा ही, रे और ध। समय इसका गायन काल समय प्रातः काल है, ठीक है। अच्छा थाट भैरव रे ध कोमल धरे सर संवाद प्रातः पहर मिल गया, ये संपूर्ण भैरव राग, ये संपूर्ण प्रकृति के राग सातों लगता है, बस हो गया। थाट भैरव रे ध कोमल। अच्छा दक्षिणी संगीत में इसको माया मालव गौर कहा जाता है। इस थाट का नाम क्या नाम है? इस राग का नाम माया मालव गौर। माया मालव गौर मतलब माया को मालव गौर, माया मालव गौर, माया आ गया है ना भैरव पे। रे और ध कोमल इसमें लगता है। चलिए हो गया। और बताए चतुरंग में कितने अंग होते हैं? चतुरंग में 4 अंग होते हैं। भाग चतुरंग में 4, इधर क्वेश्चन में दिख रहा है। चतुरंग में कितने? 4 अंग होते हैं। चतुरंग में 4 अंग होते हैं, अर्थात चतुरंग में एक अस्थाई एवं 3 अंतरा सहित 4 भाग होते हैं। चतुरंग में ख्याल, तराना, तबला के बोल या पखावत एवं सरगम शामिल है। चतुरंग गायकी ख्याल के समान ही गाया जाता है। तिरवट में तीनों अंग कविता, तराना तथा पखावज के बोल मिश्रण होते हैं तिरवट में। अगला क्वेश्चन देखो। बागेश्वरी में गंधार शुद्ध व पंचम वर्जित करने पर क्या बन जाता है? बागेश्वरी में गंधार शुद्ध और पंचम वर्जित करने पर कौन सा राग बन जाता है? तो बोलते हैं बागेश्वरी को अगर पंचम वर्जित करते हैं और गंधार वर्जित करते हैं तो रागेश्वरी बन जाएगा। रागेश्वरी बन जाएगा, ठीक है, रागेश्वरी बन जाएगा। संगीत शास्त्र के अनुसार रागेश्वरी राग में निषाद शुद्ध एवं निषाद कोमल का प्रयोग किया जाता है, किंतु वर्तमान में रागेश्वरी राग में केवल कोमल निषाद का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा कोमल निषाद प्रयोग अर्थात खमाज थाट से आ गया। बागेश्वरी राग शास्त्रीय संगीत का एक राग है। इनकी उत्पत्ति काफी से माना जाता है, लेकिन काफी से माना जाता है। हम बोले कोमल नहीं लगता है तो खमाज हो गया, लेकिन काफी थाट से उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तब बोलता है निजामुद्दीन औलिया। तानसेन के गुरु का कहेगा तो हरिदास हो जाएगा, और अमीर खुसरो का निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। अमीर खुसरो का अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का मजार के पास ही अमीर खुसरो का मजार है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे। निजामुद्दीन औलिया से बहुत प्रेम करते थे। अमीर खुसरो दिल्ली के सल्तनत में इंडो फारसी सूफी गायक, कवि, विद्वान, संगीतकार थे। इंडो फारसी मतलब फारसी और हिंदुस्तानी, ये दोनों को मिलन करते थे, ठीक है। अमीर खुसरो को तूती-ए हिंद की संज्ञा दी। किसकी? तूती-ए हिंद की भी संज्ञा दी जाती है। अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य का पिता, अरे भाई प्रेरणा के साथ साथ कव्वाली को भी पिता कहा जाता है।
अच्छा, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा, ठीक है। अच्छा, उर्दू के साहित्य का पिता के साथ साथ कव्वाली का पिता ही, मतलब अमीर खुसरो ही कव्वाली का भी आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि जिन तान में स्वर कर्मानुसार नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? सपाट, कूट? नहीं भाई, कूट तान कहते हैं। और सपाट तान में सीधा रहेगा, जैसे आरो अवरो को पकड़ लिया वही तान कह दिया, आरो अवरो कह दिया वही तान कह दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिन तानों में तान शास्त्रीय संगीत में गीत सुंदरता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, ठीक है। गीत में किसी गायक की दक्षता व कुशलता को तान के द्वारा ही दर्शाया जाता है। कूट तान से अभिप्राय उन तान से है जिनके अंतर्गत तान में स्वरों का क्रम स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है। यह तान टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। तान के प्रकारों में शुद्ध तान, मिश्र तान, ये सब तान के प्रकार हो गया। आपको शुद्ध तान हो गया, मिश्र तान हो गया, कूट तान हो गया, खटके की तान हो गया, झटके की तान हो, झटके की तान झटके से ले जाता है, ठीक है। वक्र तान हो गया, मतलब घुमावदार, अचरज की, थोड़ा सा आश्चर्य में जाकर के तान लेता है, ठीक है। और सरोक तान, लड़ंत की तान, मतलब तानों को तान से लड़ाते हुए, ये भी है। सपाट तान में सीधा, गिरकड़ी तान, जबड़े के जबड़ा को हिलाते हुए, हलक को हलक का यूज करते हुए। फिर पलट तान, बोल तान, मतलब कोई भी बंदिश है उसको बोलते हुए तान जब करता था। आलाप की तान, आलाप कर रहा उसके बाद आलाप करते हुए जब करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रागांग राग पद्धति के अनुसार इसमें कौन सा रागांग राग नहीं है? बोलता कौन सा रागांग राग नहीं है? तोरी तो भैया, तोरी तो थाटे पे है, भैरवी तो ठाटे पे है, भैरवी भी था, भैरव भी थाटे, भैरवी था, दरबारी कान्हा, आसावरी थाट से, रागांग का मतलब क्या होता है पता है? राग के अंग को जब गाया जाता है, मतलब राग उस अति राग जब झलकता है उसको हम लोग कहते हैं, रागे का बोल लिखा हो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग रागा। इनमें से कोई नहीं हो क्योंकि ये खुद रागे है, रागांग नहीं है, ठीक है। रागांग का तात्पर्य उस स्वर समुदाय से होता है जिन स्वर समुदाय को सूक्ष्म छवि बनाती है। रागांग वर्गीकरण पद्धति स्वर समय की अपेक्षा स्वरूप साम्य पर आधारित होती थी। रागांग राग वह होते थे जिनमें ग्राम रागों का छाया होती थी। रागांग 30 प्रकार के हैं जिनमें से शामिल तोरी, भैरव, भैरवी, दरबारी, कनरा, कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, मारवा, सारंग, बागेश्वरी, हिंडोलम, मल्हार, भोपाली, बिहाग, 30 प्रकार के रागांग थे। इसमें से तो भैया सब रागांगे है, बोलता है नहीं कौन है? तो नहीं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, तिलवारा ताल कितनी मात्रा का होते हैं? देखिए तिलवारा ताल 12 मात्रा का तिलवारा ताल और 11 मात्रा का, 16 मात्रा का, 9 मात्रा। इसका सही आंसर 16 मात्रा का हुआ दोस्तों, क्योंकि तिलवारा ताल और 3 ताल ये दोनों ताल एक ही है। और इसका जैसे कि 9 पहली, तीसरी, 5वीं और 9वीं मात्रा पर खाली, मात्रा एवं खाली होता था, सेम इसी तरह से, लेकिन बोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तिलवारा ताल का। देखिए तिलवारा ताल में 16 मात्रा का होता है, 4 विभाग होता है। इसकी पहली, 5वीं, 13वीं मात्रा पर ताली होता है, ठीक है। 9वीं मात्रा पर खाली होता है। तिलवारा ताल का प्रयोग राग गायन में किया जाता है, ठीक है। और यह ख्याल गायन के साथ बहुधा बजाई, तो मतलब ख्याल गायन में अधिक प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन में देते हैं, राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर क्या है? राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर क्या है? राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर है दोस्तों ग और ध। राग भूपाली का ग और ध। राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर क्रमशः ग और ध है। राग भूपाली के राग भूप के नाम से भी जाना जाता है। राग के भूपाली के पूर्वांग प्रधान राग है। राग भूपाली पूर्वांग प्रधान राग है, ठीक है। मतलब कि मंद सप्तक में और मध्य सप्तक में अधिकतर मचता है ये राग। रात्रि रागों में राग भूपाली सौम्य शांत रस प्रधान है। कल्याण थाट से राग भूपाली की उत्पत्ति हुई है। राग भूपाली को कर्नाटकी संगीत में मोहन के नाम से जाना जाता है। राग भूपाली का गायन समय रात्रि के प्रथम पहर माना था। राग भूपाली के गायन समय। अगला क्वेश्चन बोलता है गज झंपा कितनी मात्रा है? गज झंपा, अच्छा झांपने की बात हो रही है, गज को झांपने की बात हो रही है, तो 15 आंख मूंद के मार लेते हैं तो 15 हो जाएगा इसका आंसर। वह क्या हो जाएगा? 15 मात्रा होगा, 4 विभाग हो जाएगा। विभाग कितना हो जाएगा? 4 विभाग हो जाएगा। 9वीं मात्रा पे खाली हो जाएगा और 1, 5, 13 पर, जैसे 3 ताल के जैसा ही इसका जितना भी और चीज है वो याद रख लीजिए, ठीक है।
गजम्पा हवेली संगीत गायकों अधिकतर ध्रुपद इत्यादि गाया जाता था। ध्रुपद अभी जो बोले थे प्रेम कुमार मल्लिक, दरभंगा घराने के बहुत ही मजे हुए भाई उस्ताद है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थित है। यहाँ 2 ग्राम होता है भैया, एक हो गया मध्यम ग्राम, एक हो गया मध्यम ग्राम और दूसरा हो गया शरज ग्राम, दूसरा हो गया शरज ग्राम। तो अगर शरज ग्राम के बाद शरज ग्राम में बोलेगा पंचम कितनी मात्रा पे है तो वो हो जाएगा दोस्तों 17वीं मात्रा पे। वहीं अगर बोलेगा मध्यम ग्राम में पंचम कितने पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा 16वीं मात्रा पे। क्या हो जाएगा? 16वीं मात्रा पे हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं मात्रा पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं मात्रा पे हो जाएगा। छोटा नाद, अच्छा, शास्त्रीय संगीत में अंतर्गत वह छोटे से छोटे नाद जो कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई देता है तथा जिसे पूर्णतः समझा जा सकता है उन्हें ही श्रुति कहा जाता है। श्रुति की संख्या कितनी है? 22 है। श्रुति संख्या कितनी? अच्छा, श्रुति को याद रखना है कौन सर किस पे आता है, इस मेरे साथ 2 बार गुनगुन लीजिए। तो थोड़ा सा रखिए, पेन को रख लीजिए और अगर पेन है आपके पास तो थोड़ा सा माइंड इधर कंसंट्रेट देखिए और मेरे साथ आंख बंद कर लीजिए और दोहराइए। चतुश्चैव सरज मध्यम पंचमा, चतुश्चैव सरज मध्यम पंचमा, द्वै निषाद गंधार त्रिऋषभ देवतो। मतलब चतुश्चैव सरज मध्यम पंचमा, सा म प की श्रुति कितनी हो गया? पंचम। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, पहले जो था पहले श्रुति अपने अंतिम श्रुति पर स्थापित होते स्वर, लेकिन अभी जो भातखांडे जी क्या किए हैं कि स्वर को अपने पहले मात्रा पर, पहले श्रुति पर स्वर को स्थापित किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले चलता अंतिम मात्रा पर स्थापित होता था। ठीक है, मध्यम पंचमा। और द्वै निषाद गंधारो, द्वै निषाद और गंधार मतलब नी और ग का श्रुति कितना हो गया? 2 होगा। त्रिऋषभ धैवतो, 3 हो गया ऋषभ और धैवत, 3 इसका हो गया, 3 श्रुति हो गया। राग ग्राम स्वरों का एक ऐसा समूह होता है जिससे मूषणा की रचना की जाती है। ग्राम से ही मूषणा की उत्पत्ति होती है। ग्राम संबंधी स्वर निश्चित श्रुतियांतरों पर स्थापित होते हैं। इनमें से एक भी स्वर का स्थान परिवर्तित करने पर संपूर्ण ग्राम स्वरूप बिगड़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हर एक स्वर नाप तोल करके स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर अर्धदर्शक के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्वर अर्धदर्शक? इसके लिए थोड़ा समझिए हम लोग। सा, रे, ग, म, प, ध और नी। क्या वो स्वर हो गया? 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, इसमें कोई डॉट नहीं। अब देखिए 7 को गिना है क्यों आपको? 3 गो इधर से और 3 गो इधर से, और बीच में देख रहे हैं इसका कोई पार्टी नहीं मिला, तो ये बीचे में रह गया, इसीलिए इसका नाम रख दिया अर्धदर्शक। क्या नाम रख दिया? अर्धदर्शक। तो इसमें अर्धदर्शक कौन हो जाएगा? माँ हो जाएगा। माँ हो जाएगा। कौन सा अर्धदर्शक? माँ हो जाएगा, क्योंकि इधर भी देखता है आधा उधर भी देखता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में गायन अवधि में मध्यम स्वर का अपना विशेष महत्व है। ठीक है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि ये शाम वाला राग है या सुबह वाला राग है। और अर्धदर्शक स्वर के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि राग दिन के समय गाया जाने वाला राग है या रात्रि के समय गाया जाने वाला अर्धदर्शक स्वर कहलाता है। जिन रागों का मध्यम तीव्र, अच्छा उसका रात्रि के समय गाए अथवा बजाए जाते हैं, इनके विपरीत जिन रागों का शुद्ध मध्यम प्रयोग किया जाता है वह प्रातः अथवा दिन में गाया जाता है। मतलब शाम में नहीं, दिन में 12 बजे से पहले यह गाया जाता है। ठीक है, राग बिलावल हो गया, ये द्वितीय पहर में गाया, दिन के द्वितीय पहर में गाया जाता है। अगला, वादी और संवादी के मध्य श्रुति का अंतर कितना होना चाहिए? 9 और 13 का श्रुति का अंतर होना चाहिए। 9 और 13 का मतलब इस बीच के वादी अगर 9 पे है तो 13 पे अगला श्रुति होगा। ठीक है, वादी संवादी के बीच के दूरी बता रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वही चीज है, 9 और 13 पे 5 कम से कम स्वर में देखे तो 4 से 5 का अंतर हो गया। ठीक है, वादी स्वर किसी राग के सबसे मुख्य स्वर को वादी कहते हैं, अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिन स्वर पर ज्यादा देर तक ठहरा जाता है उसे वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर को जीव स्वर
राग का राजा भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इस वादी स्वर का ही सबसे अधिक उस राग में प्रयोग किया जाता है, वहाँ ठहराव अधिक रहता है और उसको प्रधान माना जाता है, राजा की उपाधि दिया जाता है। उस पूरे राग जैसे राज्य में वादी स्वर ही राज करते रहता है, इसलिए राजा की उपाधि है। और संवादी स्वर को मंत्री की उपाधि दी है, संवादी स्वर को मंत्री की उपाधि। ऐसे स्वर जो वादी स्वर से कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक प्रयोग है तो संवादी स्वर, इस मंत्री की उपाधि दी जाती है। किंतु अन्य सबसे संवादी स्वर से अधिक महत्व होता है। संवादी स्वर का वादी स्वर से संबंध उतना ही होता है जितना मंत्री का राजा से, क्योंकि राजा के पास कोई भी जो संदेशा होता तो मंत्री पहुंचाता था, ठीक है, तो उसकी मंत्री की संज्ञा दी गई संवादी को अलग से। कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य ताल कितने हैं? कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल 7 है भैया, 7 पंच 35। इसकी जाति है, इस सातों जाति का एक एक 5 जाति है, तो 7 पंच 35 को कुल इसमें ताले हैं, ठीक है। कर्नाटक संगीत में हो गया कौन कौन ताल हो गया? तो हो गया एक अंतः ताल हो गया, दूसरा ध्रुवा ताल हो गया, एक ताल हो गया, जंप ताल हो गया, मध्य ताल हो गया, रूपक ताल हो गया और त्रिपुटा ताल हो गया। मात्र 7 को ताल है और 5 को जाती है, 7 पंचा 35 हो गया। एक फिर दोहरा लेते हैं, अंतः ताल हो गया, ध्रुवा ताल हो गया, एक ताल हो गया, अंतः ताल, ध्रुवा ताल, एक ताल, झंप ताल, मध्य ताल और रूपक ताल हो गया, त्रिपुटा ताल हो गया, त्रिपुटा ताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू भैया ना, ये कथक करते थे भाई, गुनीजन इसी को बोलते हैं, देखिएगा बिरजू महाराज, मतलब बैठे बैठे यार कथक कर देते थे, कथक गजब कथक। पंडित बिरजू महाराज का नृत्य शास्त्रीय कथक नृत्य लखनऊ के कलिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक थे। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तानपुरा को अधिकतर इन स्वरों में मिलाया जाता है, मतलब तानपुरा को अधिकतर किस स्वरों में मिलाया जाता है? किस स्वरों में मिलाया जाता है? प सा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तानपुरा को पहला तार मिलाया जाता है प से, उसके बाद मंद्र सा, तार सा और मध्य सा, इस तरह से बजाया जाता है तानपुरा के स्वर, ठीक है। अगर जिसमें मंद्र इसमें पंचम वर्जित होता है, मध्यम से मिलाया जाता है, जिससे मध्यम वर्जित होता है उसको नी से मिलाया जाता है, तो इस तरह से मिलाया जाता है तानपुरा को। राग के अनुसार स्वर को चेंज कर सकते हैं, वो भी एक ही स्वर इसको ही, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। किस तंत्रवाद को चौकी अथवा घूरच पर क्या होता है? क्या बोलता है? किसी तंत्रवाद की चौकी अथवा घूरच पर जवारी इधर है, जवारी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी घूरच पर जवारी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरद ग्राम में पंचम किस श्रुति पर? देखिए मध्यम ग्राम का भी आ गया और सरद ग्राम पे आ गया। सरद ग्राम का होगा 17वीं श्रुति पे हो गया, 17वीं श्रुति पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरद ग्राम में 17वीं श्रुति पर स्थापित किया जाता है, सरद 22 श्रुति होता है, ठीक है। चौथी श्रुति पर, रे 7वीं श्रुति पर, ग 9वीं श्रुति पर, म 13वीं श्रुति पर, प 17वीं श्रुति पर, ध 20वीं श्रुति पर, वही नी हो गया 22वीं श्रुति पर, नी लास्ट वाला 22वीं श्रुति पर। क्योंकि ये पुरानी अवधारणाओं के अनुसार है तो इसीलिए श्रुति के जिसका श्रुति उसके लास्ट में स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग दरबारी कांडा किस थाट से? भैया असावरी कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सॉरी, ग ध नी, अर्थात ग ध और नी, ये तीनों स्वर आपका हो गया। इसमें कोमल लगता है असावरी थाट में, और असावरी थाट से ही बना हुआ है दरबारी राग। अगला क्वेश्चन, दरबारी कांडा राग संपूर्ण वक्र ग ध नी स्वर सदैव कोमल लगते हैं, इस एवं गायन का समय मध्यरात्रि, क्योंकि यह राग शांत एवं गंभीर वातावरण में पैदा होता है। इस राग में गंधार और धैवत पर आंदोलन किया जाता है, मतलब वक्र रूप लगता है गंधार और धैवत पर। निषध म प ध सा ध नि प आ जो गुरु कृपा करे
चलिए इस तरह से अभी भटक जाता है सुर, सॉरी अभी क्योंकि कराटे करा के आए हैं तो गला थोड़ा सा पूरा सा लग रहा है कि दर्द यहाँ कर रहा है, तो उस अनुसार दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, भटक जा रहा है, तो सॉरी इसके लिए। तो राग दरबारी आप देखिए। इसी तरह आरोह अवरोह में गंधा को मध्यम कर्ण लगाकर धैवत निषाद कर्ण लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बोला झमझमा किस पर बजाया जाता है? झमझमा तबला पे तो बजाया नहीं, क्योंकि झमझमा मतलब सीधा समझ लीजिए जैसे झ इतना समझ लीजिए। झमा मतलब झ मतलब कि तर्जनी फिंगर को एक तार पर रख करके जोर से बजाया झंझनाया जाता है, उसको लोग झमझमा बोलते हैं। सितार बजाया जाता है किस पे? सितार पर। पखावज तो दक्षिणी भारत का बहुत प्रमुख वाद्य है, और पुराने जमाने में ध्रुपद जो है पखावज पर ही बजता था, ढोलक तो नहीं बजता है, तो तंत्रीय वाद्य सितार पे बजता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है पढ़ रहे थोड़ा सा। सितारवाद में की जाती है तर्जनी, दिया हुआ भी है, तर्जनी द्वारा बाजे के तार को दबाकर उसमें अगले पर्दे मध्यमा उंगली को जोर से मारने पर जिस स्वर पर मध्यमा पड़ेगी उसी स्वर की हल्की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे बजाने में दूसरे स्वर पर मिजराव द्वारा कठोर ठोकर नहीं दी जाएगी, बल्कि केवल मध्यमा उंगली से दूसरे स्वर के पड़े पर प्रहार किया जाता है। इसको एक या अधिक बार किया जाता है तो इसे झमझमा कहते हैं, मतलब एक से अधिक बार किया जाता। तो मतलब राग में कौन से दो स्वर एक साथ, और कितना फुटा के दिया हुआ है भाई। और ये दो स्वर कौन है? ये दो स्वर म और प एक साथ कभी वर्जित नहीं हो सकता है, ये एक साथ कभी वर्जित नहीं। हाँ, म वर्जित हो सकता है अलग, प वर्जित अलग हो सकता है, लेकिन म रहेगा तो प अगर वर्जित होगा तो दोनों एक साथ वर्जित नहीं हो सकता। इतने बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, वही चीज बोल रहा है। और निम्नलिखित में से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से भी जाना जाता है? नट भैरव। कौन सा? नट भैरव को हिजाज भैरव के नाम से जाता है। नट भैरव के नाम हिजाज भैरव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। असावरी राग में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? असावरी में ग ध नी में कोमल लगते हैं। ग ध और नी, ये स्वर असावरी में कोमल लगते हैं। अगर असावरी में ग ध और नी स्वर कोमल लगते हैं, संवादी ग हो के माना जाता है, वादी ध संवादी ग को माना जाता है। असावरी संवादी वादी ध संवादी ग को माना जाता है। आरोह में ग निषाद वर्जित होता है। आरोह में ग और निषाद ग ध नी तो कोमल लगता है, इसमें ग और नी वर्जित हो गया। तथा अवरोह में सातों स्वर, इसका मतलब औरव संपूर्ण जाति के राग है। अगला क्वेश्चन। थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं? थाट राग पद्धति, भैया थाट राग पद्धति मतलब जितना ठाट होगा उतना राग होगा। इसके अंतर्गत 10 गो आ जाएगा, क्योंकि 10 गो थाट है। कुल थाट कितना हो गया? अभी उत्तर भारतीय संगीत में कुल थाटों की संख्या 10 हो गया, तो 10 गुण हो गया। अगला क्वेश्चन। ये थाट हो गया, बिलावल हो गया, कल्याण हो गया। अच्छा, बिलावल में पूरा शुद्ध लगेगा, और कल्याण में मात्र इसमें म में तीव्र लगा लीजिए, खमाज में कोमल नी लगा लीजिए, भैरव में रे कोमल और ध कोमल लगा लीजिए, पूर्वी हो गया रे कोमल ध कोमल म तीव्र लगा लीजिए, ये पूर्वी हो जाएगा। काफी में ग और नी को कोमल कर लीजिए, ये काफी है इसके लिए। उसके बाद भैरवी में रे ग ध नी जितना भी कोमल स्वर सब लगा दीजिए। इसमें तोड़ी में हो जाएगा रे ग तीव्र म और ध, ये तीनों लग गया। रे कोमल, ग कोमल और तीव्र म और ध कोमल, ये हो गया आपको तोड़ी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उठान किस घराने की विशेषता है? उठान किस घराने की विशेषता है? दोस्तों, उठान जो है बनारस घराने की विशेषता है। कौन सा घराना? बनारस घराने की विशेषता है। बोलता है पंडित कंठे महाराज का संबंध किस वाद्य से है? कंठे महाराज तबला से। पंडित कंठे महाराज तबला से, भयंकर तबला वादक किए। कंठे महाराज संबंध, तबला बनारस घराने की, ठीक है, अस्तम कहे जाते हैं, मतलब बनारस घराने के अस्तम कहे जाने वाले पंडित कंठे महाराज तबले की शिक्षा बलदेव साय से ली
तो तबले की शिक्षा कौन किससे लिया? बलदेव शाह से प्राप्त किया। इनका जन्म 1923 ईस्वी में बनारस में हुआ था। एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाथ अकादमी पुरस्कार आदि सम्मानित किया गया। ठीक है, किस थाट में रे ग ध तथा तीव्र म लगता है? तो अभी बोले ना रे ग ध, ये हो जाएगा तोड़ी। रे ग ध कौन हो जाएगा? तोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल तोड़ी हो जाएगा। सप्तक में 12 स्वर, 7 सूत्र क्रमानुसार। ठीक है, थाट में कोमल स्वरों के नीचे एक रेखा खींची, बिल्कुल। ग तीव्र स्वर के ऊपर एक रेखा लिया जाता है। मतलब अगर किसी स्वर को कोमल बनाना है तो सा और प का तो कोमल या दूसरा रूप हो ही नहीं सकता। मतलब सा और प को अचल स्वर कहा जाता है। तो अगर कोमल बनाना है तो उसके नीचे में ग कोमल हो जाएगा, ध कोमल हो जाएगा, नी कोमल हो जाएगा। और अगर तीव्र बनाना है तो म के ऊपर में खड़ी लकीर खींचा जाता है, भात खांडे पद्धति के अनुसार। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि राजा खानी गत में कौन सा बोल निश्चित रूप से होते हैं? कौन सा बोल निश्चित रूप से? रजा खानी दारा दारा। अगर ई वाला हो जाएगा दारा दारा, तो दारा दारा जब भी आएगा तो बोले ई हो गया मस्जिद खानी। और रजा खानी में दिर दिर दारा हो गया, दिर दिर हिर, ई हो जाएगा रजा खानी का। रजा खानी का बोल को हो गया दिर दिर हो गया। रजा खानी का बोल, अरे भाई उल्टा बोल दिया, दारा रारा, ये रजा खानी का हो गया। और दिर दिर हो गया, ये हो गया मस्जिद खानी का। ठीक है, रजा खानी दा रादार, दा रदा रदा बोल निश्चित रूप से। इस गत का आविष्कारक रजा खान को माना जाता है। इस गत को लखनऊ बाजवी कहा जाता है। मतलब रजा खान को लखनऊ बाजवी कहा जाता है, पूर्वी बाजवी कहा जाता है। तो इतना पिछा में हम लोग देखे थे, अथवा पूर्वी बाजवी यहाँ भी दिया हुआ है। इस गत की प्रकृति चंचल होती है क्योंकि ये ध्रुत लय में बजाया जाता है। वादक अपनी इच्छा अनुसार नान व तोड़े बजाने की स्वतंत्रता होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नींद में से अचल स्वरों का नाम क्या है? मतलब नींद में से अचल स्वरों का नाम क्या है? सा और प, ये दो ऐसे स्वर है जो अचल स्वर है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं सा और प। ठीक है, जब चल स्वर शुद्ध। ठीक है, चलो ये तो क्या? हारमोनियम एक है, कौन सा है? सुशीलवाद है। हारमोनियम कौन सा? कितना लोग कंफ्यूज होता है कि ये घनवाद है। नहीं भाई, इसमें फूक के बजाया जाता है। फूक के कैसे? आप जो भाती देते हैं तो इसमें हवा भरते हैं, और हवा भर के हम लोग पहले छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो संठी देखे होंगे। उस संठी को बीच में आप भी अगर करें आए तो कर लीजिए। संठी मतलब बोलते हैं कि पटुआ, जानते हैं? पटुआ के छील करके जो उसमें से पटुआ निकाल करके और उसमें उजला उजला संठी रहता है, तो संठी बोलते हैं हम लोगों में। उसको चीर करके फूकिएगा तो एकदम फू 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 आवाज निकलेगा। अच्छा, वो भी छोड़िए, आम का जो खा करके उसका कोसा निकलता था, गुठली, उस गुठली को बीच में फाड़ के उसमें बीच में पत्ता डाल के आता, उसको फूकेगा, मस्त आवाज निकलता है। संगीतकार इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हारमोनियम से सिर्फ। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार जीत गोविंद, भाई इसको 12th में हम रटे थे। और वो भी किसे पता है? 12th में रटे थे जब जीके जीएस डायरेक्ट याद कर रहे थे, नाम याद है। गीत गोविंद लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएगा। गीत गोविंद में कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला, राधा विशारद वर्णन, कृष्ण के व्याकुलता, चलिए ये सब की चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन, किसी भी थाट के एक पूरे चक्र को क्या कहते हैं? मतलब अरे भाई ठाट बोल दिए यार, सॉरी, कान पकड़। किसी भी थाट नहीं, किसी भी ताल के एक पूरे चक्र को क्या कहते हैं? एक पूरे चक्र को हम लोग कहते हैं आवर्तन, ताल के। जैसे देखो, धा दीना धा तुन्ना, धा दीना धा तुन्ना, धा दीना धा दीना धा तुन्ना, धा दीना धा तुन्ना, कौन सा ताल हो गया? दादरा ताल हो गया। धागे न तीना का धीना, धागे न तीना का तीन, धागे न तीना का धीना, कौन सा हो गया? कारवा ताल हो गया। दिन धा दा दिन दिन दादा दिन दिन दादा तीन तीन ता दिन दिन, कौन सा? तीन ताल हो गया। और होगा दिन 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 दिन, धागे त्रिकिट तुन्ना कत्ता, धागे त्रिकिट धिन्ना, ये कौन सा हो गया? एक ताल, दिन दिन दिन, धागे त्रिकिट तुन्ना कत्ता
धागे तिरकिट धिन्ना, धीन धीन, धीन धीन धागे तिरकिट तुन्ना, गत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, तीन तीन हो गया 6, तीन धीन धीन धागे तिरकिट तुन्ना, गत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, एक ताल हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हो। कर्नाटकी संगीत में पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कनकांगी कहते हैं। कर्नाटक से क्या कहते हैं? कनकांगी। क्या कहते हैं? कनकांगी। मतलब कर्नाटक संगीत कनकांगी। ठीक है, लोग निम्न में से 14 मात्रा की ताल है, मतलब कौन था? 3 ताल तो 16 मात्रा में। झप ताल, झप ताल, झप देखिए कैसे गाते हैं। झप मन झपकी मारे, झप मारा झपकी मारे, तो झप ताल कितना मात्रा हो गया? 10 मात्रा का। धमार ताल, सूल ताल 11 मात्रा हो गया। धमार ताल तो कौन सा आंसर हो जाएगा? धमार ताल हो जाएगा। तो 14 मात्रा का ताल धमार ताल, 14 मात्रा का ताल धमार ताल, धमार मचा दिया धमार। ठीक है, 14 मात्रा धमार ताल हो गया। 5 2 3 4 मात्रा का उसका विभाग होता है, मतलब एक विभाग में 5 मात्रा, फिर दूसरा में 2, फिर तीसरा में 3, फिर 4, इस तरह से उसका विभाग हो गया पहली छठी। ठीक है, बोलता है प्रथम श्रुति का क्या नाम है? प्रथम श्रुति का क्या नाम है? प्रथम श्रुति तीव्रा कुमुति, तीव्रा कुमुति, मंदा छंदो में दयावती, रजनी, रत्तिका, रत्तिका रुद्री। तो इस तरह से 22 गो श्रुति है। उसमें पहला श्रुति का नाम है तीव्रा, तीव्रा कुमुदती, दूसरा हो गया पहला हो गया तीव्रा। अगला क्वेश्चन देते हैं, तीव्रा हो गया। अच्छा देखिए, तीव्रा कुमुति, मंदा छंदोपरि, दयावती, रजनी, रत्तिका, रोदरी, क्रोधा, वर्णिका प्रसारणी, वर्णिका प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मंदती, रोहिणी, रोहिणी, रम्या, सॉरी रम्या, रम्या स्टाइल के चक्कर में, सही बोलने के चक्कर में गलत अक्षर बोलते हैं लोग। उग्रा, छोवनी, छोविनी, छोविनी, ये 22 को कुल श्रुति हो गया। ठीक है, अगला सुनो। नारायण मोरेश्वर खरे के शिष्य कौन थे? नारायण मोरेश्वर खरे, नारायण मोरेश्वर खरे। तो इसका शिष्य हो गए पंडित पुलस्कर जी, पंडित विष्णु नारायण पुलस्कर जी। अच्छा, पंडित इचलक रंजकर, ये महाराष्ट्र के थे, इनके भी शिष्य रह चुके हैं पंडित पुलस्कर। ठीक है, मोरेश्वर खरे के विष्णु दिगंबर पुलस्कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है? मतलब मेहर घराने के संबंधित कलाकार कौन नहीं है? उस्ताद अहमद जान थिरकवा, अहमद जान, ये अहमद जान थिरकवा जो है ना, ये लखनऊ घराने से थे, इसीलिए ये नहीं था। ठीक है, इनका जन्म मेहर घराने से संबंधित अहमद जान थिरकवा मेहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है। एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनका जन्म मुरादाबाद में हुआ था। ठीक है, लखनऊ का। बृहदेशी के लेखक, अच्छा बृहदेशी मतलब याद कैसे पता है? अपना गांव में अगर अपना बिहार में तो दारूबेन है, बेन है कि नहीं है? खुला नाम ले रहे, समझ लीजिए बेन है, लेकिन अभी कौन चल रहा है? बृहदेशी। आप पी करके लोग मात जाता है, पी करके लोग मात जाता है, तो याद रख लीजिए मातंग मुनि हो जाएगा, याद पक्का हो जाएगा। मातंग मुनि हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बृहदेशी की रचना कौन गया? मातंग मुनि का था। मतलब चतुर सारना पद्धति में कितने सोपान थे? चतुर सारना पद्धति में कितने सोपान थे? चतुर जब इसमें लिख लिया 4 हो गया, कितना हो गया? 4 सोपान हो गया। अगला क्वेश्चन, ग प ध नि प प म ग रे सा, म ग रे सा, कौन सा? ग प ध नि, मतलब ये देश हो गया। कौन सा हो गया? देश। अरे सॉरी, अलैया बिलावन, माफ कर दियो भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता है हमको, अगला हम पता चल जाता है। ठीक है, अलैया बिलावन, ये राग में हम कंफ्यूजन हो जाते भाई, सच बता रहे हैं। रियाज भी करते हैं, पर क्या होता है कि राग याद ही नहीं होता ये हमको, मतलब कौन सा स्वर याद नहीं रहता है। ठीक है, याद रहा तो रहा, तब सब राग थोड़ी रियाज लोग करते हैं, सब जैसे कि सब राग नहीं हो पाता रियाज, तो ये अक्सर स्वर जो लेती है स्वर समूह वो भूल जाते हैं, और स्वर समूह भूल जाते हैं, गायन समझ याद रह जाता है कभी कभी, लेकिन स्वर समूह भूल जाते हैं। ठीक है, स्वर अलैया बिलावल संबंधित है। राग बिलावल में कोमल निषाद के प्रयोग से अलैया बिलावल का निर्माण होता है। इस राग में सभी शुद्ध स्वर प्रयोग होते हैं, केवल आरोह में थोड़ा कोमल भी लगता है। आरोह में म वर्ज है, इसीलिए इस राग के जाति सारव संपूर्ण है, सारव संपूर्ण है, सारव संपूर्ण। कौन सा? सारव संपूर्ण। अगला, धमार ताल कितने विभाग के होते हैं? धमार ताल, धमार ताल, धमार ताल
धमार्ता, धमार्ता, धमार्ता 14 मात्रा का 14 मात्रा का 4 विभाग का, कितना 4 विभाग, धमार्ता 4 विभाग। ठीक है, अगला अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन? विष्णु अभिनव राग मंजरी, विष्णु नारायण भातखंडे, अभिनव राग मंजरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु नारायण, अभिनव राग मंजरी, विष्णु नारायण भातखंडे, अभिनव राग मंजरी। ठीक है, ठीक है। प रे ग रे नी ध नी रे सा, अच्छा नी रे सा को तो कोई भूल ही, इस राग को इतना यमन को गाए, इतना गाए भाई, बड़े हंस के इसका यमन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है वही है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग है कि अचल स्वर कितने हैं? मतलब अचल स्वर कितने? सा प दू गो है, सा प अचल दू है। बोलता है कि अचल स्वर होते हैं, ठीक है, हमेशा शुद्ध होते हैं, कभी विकृत नहीं होते हैं, अचल स्वर कहते हैं। अच्छा, सा और प यह दोनों अचल स्वर है, बिल्कुल सही है। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? दिख रहा है ना, स्वामी हरिदास। इसका एक कहानी है, पढ़े थे इसके। तानसेन के मुंह से ये हरिदास, गुरु हरिदास का इतना बड़ाई अकबर को सुना चुके थे कि अकबर हरिदास जी का गायन सुनने के ललायत हो गए। अब भाई हरिदास जी इतना, स्वामी हरिदास इतना ज्यादा गौरवान्वित कि वो किसी जावा करके, मतलब नहीं होता है कि बुलाया चलो हाँ सुना दो, महाराज बुला रहे, महाराज है तो क्या अपने जगह महाराज, लेकिन वो जाते होते नहीं थे। तो क्या किए तानसेन जी, क्या किए, उसके जहाँ कुटिया में रहते थे, जिस कुटिया में, उस कुटिया के पीछे जा गए और उसके पीछे छिपा दिया अकबर बादशाह को। और वो तानसेन क्या किए, गाना शुरू किया और थोड़ा गलत गाना शुरू कर दिए। तो स्वामी हरिदास जी देखे ना, तो इनको डांटे और फिर सही रूप उनका बताना शुरू किए और इसी बहाना अकबर इसका गाना सुन लिया। अब जब ये बात हरिदास जी को पता चला तो भड़क गए, भाई छुप छुपा कर सुनाते। फिर जा करके अकबर उनका फिर जाकर उनको बहुत ब्लेसिंग दिए थे। इस तरह की कहानी थी। ठीक है, तो ये कहानी थी, सच्चाई है कि नहीं वो तो उसी समय के लोग जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, एक महान संगीतक थे। तानसेन जिसका मूल नाम रामतनु पांडे थे, रामतनु पांडे था, ने इन्हीं से संगीत की शिक्षा ली थी। तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, राग खमाज की जाति क्या है? खमाज, राग खमाज जाति शारव संपूर्ण, राग खमाज जी शारव संपूर्ण, राग खमाज की शारव संपूर्ण। राग खमाज में 10 थाटों में से एक है। खमाज में आरोह में रे नहीं लगता, इसीलिए इसका कौन सा हो गया? शारव संपूर्ण। शारव मतलब शारव, आरोह में 6 गो और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, इसीलिए इसकी शारव संपूर्ण। अगला क्वेश्चन में शारव षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं? मतलब शरज ग्राम में कितनी मूर्छना है? दोस्तों सरज ग्राम हो या मध्यम ग्राम हो, 3 गो तो ग्राम है। एक हो गया सरज ग्राम और दूसरा हो गया मध्यम ग्राम और तीसरा हो गया गंधार ग्राम। तो ये कुल जो भी ग्राम है 7 गो मूर्छना है। अच्छा, मूर्छना मतलब हो गया कि जैसे कि सारे ग म प ध नि हो गया, इसको गाने स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। गाने के रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्छना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वही 7 मूर्छना होते हैं। संवादी स्वरों का वह समूह ग्राम है जिनमें श्रुतियां व्यतीत रूप से विद्यमान होता है, जो मूर्छना तान, वर्ण, क्रम, अलंकार आदि आश्रय होता है। ठीक है, समानता ग्राम 3 है, ये जानवे कहते हैं। सरज, मध्यम, गंधार ग्राम। सरज ग्राम में सभी स्वर 4 3 2 4 4, क्योंकि हो गया सा हो गया, रे हो गया 3 गो मूर्छना, ग हो गया 2 गो ग्राम, और फिर म हो गया 4 गो, प हो गया 4 गो, ध हो गया 3 गो, नी हो गया 2 गो। ठीक है, इस तरह से होता है। इस तरह से ये ग्राम हो गया। अगला हम लोग का उदान, अनुदान और स्वरित, कौन सा क्रम सही है? मतलब ये सामवेद का स्वर था, 3 गो स्वर था, उदान, अनुदान और स्वरित। बोलता है इसमें से कौन सा क्रम सही है? नीचा मतलब उदांत नीचा स्वर था, अनुदांत मध्यम था और स्वरित ऊंचा था। ऊंचा मध्य द्वियोग है, तो इसका सही हो जाएगा हम लोग का उदान नीचा, मतलब उदांत ऊंचा, अनुदांत नीचा और मध्यम हो जाएगा स्वरित। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है, हाँ कंफ्यूजन में आ गए थे हम थोड़ा सा। चलिए, उदांत स्वरित,
ऊंचा, उदांत हो गया ऊंचा, अनुदांत हो गया नीचा, और स्वरित हो गया मध्यम गर्म। ठीक है। कंठ, तालु आदि स्वर वर्ण स्थानों पर ऊपर के भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उनको उदांत कहते हैं। कंठ तालु सखंड स्थानों के नीचे भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति है उसको कहते हैं अनुदांत। वायु कारण उच्चारण अवयवों के तिरछा जाने को आक्षेप कहते हैं। उस आक्षेप से जो उच्चारित होता है वह स्वरित कहलाता है। दोस्तों इस तरह से हम लोग आज 65 पूरा लेते हैं कुल। बोलता है कि अलंघन प्रकार है। यह अलंघन मतलब अल्पत बहुत का एक प्रकार था जिसमें से अलंघन और लंघन और अलंघन बहुत का ही है। अलंघन प्रकार है, अलंघन बहुत का प्रकार है। ठीक है। दो अधिक बोले ना, दो शब्दों में व्यक्त किया, अल्पत और बहुत। शास्त्र को कौन सा, किसको, बहुत को रागो, बहुत मतलब जो अधिक प्रयोग होता था। ठीक है। प्रयोग किए जाने वाले मात्रा शास्त्रकारों ने मुख्यतः दो शब्दों में व्यक्त किया। कौन, अल्पत और बहुत। जिस स्वर को प्रयोग कम हो उसे अल्पत्व कहते थे, जिस स्वर का प्रयोग अधिक उसे बहुत्व कहते थे। संगीतकारों के अनुसार अल्पत्व दो भाग में, मतलब अल्पत्व को भी दो भाग में, बहुत्व को दो, अल्पत्व दो भाग में, जो अनाभास्य और अल्पत्व। जबकि बहुत्व जो है दो भाग, अलंघन और बहुत्व, इसको भी दो भाग में बांट दिया। ठीक है। इस तरह से हम लोग ये भी देख लिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य से संबंधित। पंडित किशन महाराज किस वाद्य से? तो किशन महाराज तबला वादक थे, बहुत खतरनाक तबला वादक थे। ठीक है। जन्म 3 सितंबर 1923 ईस्वी में बनारस में हुआ था, तो ये बनारस के हो गए। ठीक है। इन्हें 1973 ईस्वी में पद्मश्री, 1984 ईस्वी में केंद्रीय संगीत नाट्य पुरस्कार, 1986 ईस्वी में उस्ताद दानायत अली खान पुरस्कार और 2002 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। मतलब इतने इसको सम्मानित भी किया गया है। आई होप आपको ये 65 क्वेश्चन बहुत मजेदार लगा होगा, और कितना मजा है भैया कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट जरूर बताइएगा। लाइक थोड़ा सा कर दे, थोड़ा उत्साह बढ़ जाएगा, तो मतलब काम करने में मजा आता है आदमी को, बस और क्या चाहिए। बाकी आप तो फ्री में सब कुछ मिल ही रहा है, इतना अच्छा से आपको मेहनत किया हुआ आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो आज यहीं रहते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके दूसरे भाग में, क्योंकि इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ था। लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन अपने पास इस तरह का है जो आपको हम डिलीवर करेंगे, वो भी इस तरह से व्याख्या के साथ करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।